लेक्चर तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज ना एक और आसान सा टॉपिक कवर कर लेते हैं पहले। वो है इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज, रिजिड बॉडीज। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए है। इससे आप क्या समझते हो यार? इक्विलिब्रियम वर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या मतलब है इक्विलिब्रियम वर्ड का? बॉडी नेट फोर्स जीरो होगा। राइट। रिजल्टेंट फोर्स चाहे स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो सेम होगा, मतलब जीरो होगा। राइट। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज का मतलब बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है, मतलब स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स कुल मिलाकर के आप ये कह लो कि बॉडी स्टैटिक है, तो इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज का मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रहा, वो ना वो ट्रांसलेट कर रहा है ना वो रोटेट कर रहा है। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगी? अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा और रोटेट भी नहीं कर रहा, तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशंस ये होंगी कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी, हाँ इनको जीरो होना पड़ेगा। और समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स, जितने भी टॉर्क लगे इनका भी समेशन क्या होना पड़ेगा हमारे लिए? इक्वल टू जीरो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एनी ऑब्जेक्ट विच रिमेन्स स्टैटिक, ये दो कंडीशंस मैथमेटिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए। सम ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी जीरो एंड सम ऑफ ऑल टॉर्क्स मस्ट बी जीरो। बट यहाँ पर एक पॉइंट आगे बढ़ने से पहले ये भी क्लियर कर लेंगे यार, सम ऑफ ऑल फोर्सेस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जीरो होगा या फिर सारी डायरेक्शंस में जीरो होना चाहिए अगर बॉडी स्टैटिक है तो? आई मीन वो एब्सोल्युटली रेस्ट पर, जिसको बोल सकते हो आप, ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट पर, तो इसमें सम ऑफ फोर्सेस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए बोला जाए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में भी जीरो होगा, और इवन थर्ड डायमेंशन अगर लेते हो जेड डायमेंशन, तो वहां पर भी ये जीरो होगा। सो सारे डायरेक्शंस में जीरो होना चाहिए। के लिए जीरो होगा। सो इट मस्ट बी इन ईच डायमेंशन। इसको आप ये कहोगे कि ये हर एक डायमेंशन में जीरो होगा। इन एवरी डायमेंशन इट द फोर्स विल बी जीरो इन ईच डायमेंशन। डायमेंशन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। और समेशन ऑफ टॉर्क जब जीरो करेंगे तो बिकॉज टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब किसी न किसी पॉइंट के रिलेटिव बताए जाते हैं आपको, तो यहाँ पर भी अभी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि सम ऑफ टॉर्क जो जीरो बोलेंगे वो अबाउट या रिलेटिव टू विच पॉइंट, रिलेटिव टू विच पॉइंट, मतलब थियोरेटिकली अगर पूछा है सेंटर ऑफ मास। मास नहीं, वो भी ठीक है। टॉर्क वाले लेक्चर में जब से मैंने आपको टॉर्क पढ़ाया था, वहां पर एक लाइन लिखवाई होगी, 100% श्योर है। एक लाइन आपसे ये जरूर बताई होगी मैंने कि जब कभी भी रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है तो फिर रिजल्टेंट टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता हमें। यस सर। तो यस सर, बताया। तो रिजल्टेंट फोर्स क्योंकि जीरो है, तो हम रिजल्टेंट टॉर्क रिलेटिव टू एनी पॉइंट ऑफ चॉइस, ये आपका होगा, कोई भी पॉइंट चूज करोगे इसमें, एनी पॉइंट ऑफ चॉइस, वो जीरो करोगे। मतलब यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम सेंटर ऑफ मास रखेंगे। हमको जो भी पॉइंट समझ में आएगा, मेरे को जो पॉइंट समझ में आएगा उसके अबाउट चूज कर लेंगे और कह देंगे टोटल टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस बात को समझेंगे। देखो विद सम एग्जांपल्स, इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक अभी बेसिक एग्जांपल्स लेंगे, देन ग्रेजुअली उसका लेवल बढ़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर हम अपनी ही बात कर ले, हम लोग अपनी ही बात कर ले, या फिर एक रॉड की बात कर ले कि मान लो एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m है और लेंथ l है। सम यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l, और इसको हमने हैंग किया है दो स्ट्रिंग के साथ, दो स्ट्रिंग के साथ हैंग किया है। इसमें एक स्ट्रिंग इसकी लेफ्ट एंड पर लगाई है और एक स्ट्रिंग थोड़ा सा राइट वाले एंड से कुछ पहले। तो ये दो स्ट्रिंग्स हैं, S1 S2 कर लीजिए इनको। स्ट्रिंग नंबर 2 राइट वाली एंड से l/3 डिस्टेंस पे है, राइट वाले एंड से l/3 डिस्टेंस पर ये स्ट्रिंग 2 है। टोटल लेंथ इसका l डिफाइन कर रहे हैं और टोटल मास इसका m डिफाइन कर रहे हैं।
और सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों वायर्स में, इन दोनों स्ट्रिंग्स में कितनी टेंशन फोर्स आएगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो क्या करोगे इसमें, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। यूनिफॉर्म रॉड स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म रॉड एट रेस्ट हैंग्ड बाय टू स्ट्रिंग्स S1 S2, S1 एंड पॉइंट पर है और S2 वाला राइट वाले एंड से L/3 पहले। इसमें कितना टेंशन फोर्स आएगा और इसमें कितनी टेंशन फोर्स आएगी। तो क्योंकि ये स्टेशनरी है, सुनना आप ध्यान से, बिकॉज ये स्टेशनरी बोला जा रहा है, आपसे रेस्ट पे है, तो आपको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब इसमें फोर्सेस अगर मैं देखूं कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो इसके सेंटर ऑफ मास मिडिल पॉइंट पर बनेगा, बिकॉज यूनिफॉर्म है तो मिड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास, वहां पर हम इसमें M/G दिखाएंगे। स्ट्रिंग 1 में एक टेंशन फोर्स दिखाएंगे T1 और स्ट्रिंग 2 में एक टेंशन फोर्स दिखाओगे आप यहाँ पर T2। ये दो फोर्सेस हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन फॉलो करते हैं, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस 0। इसका मतलब ये भी हुआ कि जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया टोटल अपवर्ड फोर्स T1 प्लस T2 एंड द टोटल डाउनवर्ड फोर्स mg, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो, T1 प्लस T2 बराबर mg। दैट मींस ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम भी दे देते हैं, इस पॉइंट को आप A नाम दे दो, इसको मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास C नाम दे देते हैं और इसको हम कोई B नाम दे देते हैं। अब मेरी दूसरी इक्वेशन देखना, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन ये कहता है कि समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0। बट यहाँ पर तुम लोग को क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा अपने आप, ये चीज कोई बताने नहीं आएगा कि ये टॉर्क आप कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, न्यूमेरिकल में लिखा नहीं होगा ये। आप चाहो तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले लो, आप चाहो पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क ले लो, और आप चाहो तो पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको मैं प्रूव करने के लिए पहले मैं पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ। सो इसमें ए मतलब कि पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में टॉर्क देखेंगे। अब जरा नोटिस करो आप, टॉर्क का फंडामेंटल फॉर्मूला ये है कि टॉर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर T1 का टॉर्क 0 होगा उसके अबाउट। का 0 होगा, क्या रीजन है उसका, आर्गुमेंट क्या होगा, T1 के टॉर्क का 0 होने परपेंडिकुलर का डिस्टेंस 0 है, उसी पॉइंट पे ही है, पॉइंट से पास कर रही है वो फोर्स। mg का पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट ए से ये कितने डिस्टेंस पर है, L/2। ओके, और T2 जो फोर्स T2 है उसका पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल लेंथ L है, राइट साइड से वो L/3 है, इसका मतलब पॉइंट ए वाले साइड से वो 2L/3। और ये भी एनालाइज करो कौन सी फोर्स का टॉर्क किस तरफ है, और बड़ा प्रैक्टिकल है। जो डाउनवर्ड mg लगेगा उसके हिसाब से ये बॉडी नीचे मूव करना चाहेगी या ऊपर जाना चाहेगी, प्रैक्टिकली सोच के देख लो आप, नीचे। और T2 की वजह से ऊपर ऊपर, यानी ये दोनों टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है, और टोटल टॉर्क तभी 0 हो सकता है क्लॉकवाइज उसको ले जाओगे। इन दोनों अपोजिट टॉर्क्स की मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क अपोजिट है, और अगर उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ये दोनों टॉर्क आपस में कैंसिल कर जाएंगे, टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 बन जाएगी। यस सर। ठीक, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो पहले यहां से आंसर लाते हैं, क्या बनेगा, यहां से अपना आंसर लाते हैं, इस प्रोसेस से मेरे क्या आंसर बनेंगे। तो एक आंसर तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है T2 की वैल्यू, T2 तो आपको सेकंड इक्वेशन से मिल गया, सेकंड इक्वेशन यूज कर लो। तो T2 from the second equation 3mg/4, right? यस सर, यस सर। और फिर T2 को फर्स्ट इक्वेशन में रखें, अगर T2 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में, तो T1 की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 mg। ठीक, ये हो गया आंसर। अब मैं इस बात को समझा रहा हूँ, मेरा एग्जांपल जो है वो इस पॉइंट को लेकर के है, रिलेटिव टू एनी पॉइंट। मान लीजिए ये स्टूडेंट 1 का था, मतलब किसी एक स्टूडेंट ने पॉइंट ए के अबाउट कैलकुलेट किया। अब किसी दूसरे स्टूडेंट की वर्किंग देखो आप, उसने ये कहा कि समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर 0 होगा।
ठीक है, यही मैं बोल रहा हूँ, एनी पॉइंट ऑफ चॉइस, चॉइस आपको बनानी पड़ेगी। आप पॉइंट ए की जगह पॉइंट सी चूज कर लो। आप देखो ऐसे में अब कौन सा फोर्स होगा जिसका जीरो टॉर्क बन रहा होगा, अगर हम टॉर्क पॉइंट सी के अबाउट कैलकुलेट करना चाहते हैं। mg mg अब T1 इससे कितनी दूर है? L/2। सेंटर के अबाउट mg से कोई टॉर्क नहीं आएगी, बिकॉज mg एट सेंटर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो होगा। T1 के केस में जब जाओगे तो सेंटर से T1 का डिस्टेंस यानी कि T1 मल्टीप्लाइड बाय L/2, और सेंटर से T2 का डिस्टेंस देखो, सेंटर पॉइंट से T2 वाले पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब ये CB डिस्टेंस, ये टोटल हाफ लेंथ, उसमें से L/3 माइनस करिए, तो टोटल हाफ लेंथ L/2 और उसमें से माइनस किया L/3 अगर, तो ये टोटल वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे ये L/6 आ जाएगी, L/6। L/, और अब T1 की टॉर्क और T2 की टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। तो अब आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या बनता है। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करें तो थर्ड इक्वेशन से एक बात समझ में आ रही है, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन दैट T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ये सब तो सेम आ जाएगा आंसर्स। अरे T2 इज 3 टाइम्स ऑफ T1, और ये रिलेशन अगर आप पहले वाले इक्वेशन में यूज कर लो, T2 इक्वल्स टू 3T1 को हम यहाँ पर यूज करें, जहां ये T2 आ रहा है उसको रिप्लेस करके 3T1 कर दें, अगर T2 की जगह 3T1, क्या यही आंसर्स नहीं आ जाएंगे? यस सर। ठीक है, मतलब अब आप इस बात को समझ रहे हो कि ये न्यूमेरिकल में कोई नहीं बोलेगा, लिख करके नहीं होता है कि यार आपको टॉर्क कहाँ रखना है, ये मर्जी आपकी है। आप चाहो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को जीरो करके इक्वेशन बना लो, चाहो तो पॉइंट सी के अबाउट टॉर्क को जीरो करके इक्वेशन बना लो, और ये भी चाह सकते हो, चाहते तो बी के अबाउट भी टॉर्क जीरो कर लेते। सर वर्किंग सेम होती जैसे स्टूडेंट 2 के लिए थी, मतलब इक्वेशन डिफरेंट बनेगी बट फाइनल आंसर सेम आएगा। यस सर। हमारी सेट ऑफ इक्वेशंस अलग होंगी, यहाँ और यहाँ पर अलग सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, ये और ये अलग सेट ऑफ इक्वेशंस है, तो इक्वेशंस डिफर कर सकती हैं, बट अल्टीमेटली जब उन इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा तो जो फाइनल आंसर मिलेगा आपको, वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम आंसर्स आएंगे। ठीक है? यस सर। चल एक और एग्जांपल लेते हैं, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल लिया मैंने, लिख लिया इसको? यस सर। हटा दें फिर? यस सर, हटा दीजिए। देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 2। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो बेसिकली ये लैडर के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ लैडर, इसलिए इसको फेमस कह रहे हैं, मतलब बहुत एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है ये हमारे पास एक वॉल और नीचे फ्लोर मान ले, और इसमें एक हमने लैडर रखा हुआ है, वॉल और फ्लोर के बीच में एक हमने लैडर पुट किया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का लैडर मान लो आप, और ये लैडर यहाँ से थीटा एंगल पर है, लैडर का एंगल थीटा बन रहा है, मास इसका जो होगा m मान लेंगे और लैडर की लेंथ को l मान लेंगे, टोटल लेंथ, मतलब ये स्लैंटेड लेंथ l मानेंगे, लेंथ ऑफ लैडर कैपिटल L, मास ऑफ लैडर कैपिटल M, वॉल और फ्लोर के कांटेक्ट में है, और ये स्टेशनरी है। हमारे घरों में लैडर ऐसे रखे होते हैं, जब तक यूज ना करो तब तक वो स्टैटिक कंडीशन में ही मिलेंगे आपको। वॉल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है और फ्लोर का फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है। ये रफ है, दोनों रफ है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1। हमें ये एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर ये लैडर स्टैटिक है तो एंगल थीटा कितना होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। फाइंड दिस एंगल थीटा इफ द लैडर रिमेन्स एट रेस्ट। क्वेश्चन नोट कर लो, लिख बताएं इसको कैसे करना है। ये सर बताइए।
ठीक है, पहला स्टेप, ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनका पहला स्टेप, फोर्सेस ड्रॉ करो आप, कौन कौन सी फोर्सेस इस लैडर के ऊपर वर्क कर रही होंगी, फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी इसके ऊपर। नंबर 1 पहला स्टेप यही होगा, ड्रॉ द फोर्सेस। चलो बताओ कौन कौन सी फोर्सेस दिखाओगे इसमें। वॉल और फ्लोर से नॉर्मल फ्रिक्शन लगेगी, एक एक करके चलते हैं। वॉल की वजह से नॉर्मल आएगा, इसको हम N2 लिख रहे हैं, और फ्लोर की वजह से नॉर्मल आएगा, उसको हमने N1 कर दिया। एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी होगा सर। हाँ, फ्रिक्शन भी आएगा। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होगा। यस सर, लैडर। यस सर। और फ्रिक्शन होगा स्टैटिक वाला। यस सर। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग के अपोजिट। अगर ये लैडर फिसल जाएगा, मान लो स्लिप कर जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा फिर? किधर स्लिप करेगा? सो लेफ्ट में जाएगा तो फ्रिक्शन राइट में होगा। फ्रिक्शन राइट में लगेगा सर। इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी लेफ्ट है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन राइट साइड, इसको हम F1 दिखाएंगे। और यहाँ पर स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे होगी, इसलिए फ्रिक्शन ऊपर, F2। ये होगा फोर्सेस, हमने दिखा दिए। अब आते हैं मेकिंग ऑफ इक्वेशंस। पहला स्टेप होता है फोर्सेस, दूसरे स्टेप पर आपकी इक्वेशंस बनेंगी। सेकंड स्टेप मेकिंग ऑफ इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशंस। फर्स्ट, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन ईच डायमेंशन शुड बी 0। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की बात कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में अगर हम ये कहते हैं कि फोर्सेस का समेशन 0 है, यानी कि फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं, मतलब कि जो राइट वाली फोर्स होगी वो लेफ्ट वाले को बैलेंस कर रही होगी। इस पूरे डायग्राम में राइट साइड फोर्स कौन सा है सर? फ्रिक्शन, F1। और लेफ्ट वाला फोर्स सर N2। N2, यानी ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। सो माय फर्स्ट इक्वेशन विल बी F1 बराबर N2, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन चेक करो। N1 अपवर्ड है, F2 अपवर्ड है, तो ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस ऐड हो जाएंगी, यानी कि N1 प्लस F2 एंड इक्वल टू कैपिटल mg। सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां तक सही है? यस सर। और तीसरी इक्वेशन हमारी ये आएगी, समेशन ऑफ टॉर्क शुड बी 0। तो अब हमारी आएगी समेशन ऑफ टॉर्क। अब इसमें नाम देते हैं यार, ये बॉटम पॉइंट को आप B नाम दे दो, टॉप पॉइंट को A नाम दे दो, और सेंटर को C नाम दे देते हैं। तो ये 0 होना चाहिए। अब तुमको यहाँ पर अपने आप ये डिसीजन लेना होगा, सेल्फ डिसीजन होता है ये, कि आप पॉइंट B के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना प्रेफर करोगे, या पॉइंट C के अबाउट कैलकुलेट करना प्रेफर करोगे, या फिर A के अबाउट। ये मर्जी आपकी। ठीक है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ B पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट पॉइंट B को 0 करेगी, ये मेरी चॉइस है। तो वो जितनी भी फोर्सेस जो पॉइंट B पर होंगी, उनके टॉर्क तो 0 आ जाएंगे। यस सर। यस पॉइंट B पर कौन सी फोर्सेस हैं अगर देखा जाए, तो पॉइंट B पर एक F1 वाली फोर्स है और एक N1 वाली, तो इन दो के टॉर्क नहीं आएंगे। अब जिनके टॉर्क आएंगे वो इस मेथड से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहले mg। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप mg की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ये जो mg है इसकी लाइन को एक्सटेंड करो, और इस एक्सटेंडेड लाइन का पॉइंट B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो नोटिस करो, ये डिस्टेंस आपका L/2 है, ये वाला डिस्टेंस, और ये एंगल थीटा है। अगर ये डिस्टेंस L/2 है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ही आ जाएगी, L/2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। बन जाएगा ये? यस सर। यस। चलिए, और ये भी बताइए कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क है या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, उस मेथड से कि अगर आप mg की डायरेक्शन में अपना चेहरा कर लो, तो पॉइंट B की तरफ देखने के लिए आपको अपनी नेक को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा? क्लॉकवाइज। if you are looking in the direction of mg, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये टॉर्क तो क्लॉकवाइज है। फिर अब N2 की टॉर्क आएगी। N2 की टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, N2 और N2 की लाइन को एक्सटेंड करेंगे। N2 की लाइन एक्सटेंड हो गई, और ये लाइन पॉइंट B से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है ये देख लो, मतलब ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस
तो ये L किस sin तरह theta. की sin theta. ट्रिग्नोमेट्री से L sin थीटा आ जाएगी। और ये टॉर्क कैसा होगा देखो, अगर आप N2 की तरफ देखो, इस डायरेक्शन में अगर आप देखो तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एक F2 का टॉर्क आएगा, F2 इंटू F2 ये है, तो इस लाइन को नीचे बढ़ा लो, ये F2 की लाइन है, L cos लाइन ऑफ theta आ F2, जाएगा। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस B से L cos थीटा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, वेरीफाई करना। तो समेशन ऑफ टॉर्क जीरो होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो आ रहे हैं ना, जो दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, इनका टोटल इस क्लॉकवाइज Equal टॉर्क to से मैच करना चाहिए, यानी इसके बराबर होना yes. चाहिए। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आखिरी स्टेप होता है, इनको सॉल्व करना है मुझे, लास्ट स्टेप सॉल्व करने का। वो कैसे होगा देखो, तो यार एक काम करो, यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस आई है, इनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करते हैं। जो N2 है उसको, सॉरी ये जो F1 है, F1 को हम लिख सकते हैं μ1 मल्टीप्लाइड बाय N1 इक्वल टू N2। सर ये तो First अबाउट स्लिप वाली कंडीशन का है। हाँ, मतलब ये लिमिटिंग केस में जब ये स्लिप करने वाला होगा उस केस की बात हो रही है, कि अगर ये लिमिटिंग केस हुआ तो हम ये कहेंगे कि μ1 N1 मस्ट बी इक्वल टू N2, F1 की जगह μ1 N1। और F2 वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन, इसको भी मॉडिफाई करो, ये बन जाएगा N1 प्लस F2 दैट इज μ2 N2 इक्वल टू mg। अब मेरा पर्पस ये है, इस N2 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में लाएंगे, वैल्यू ऑफ N2 इन द सेकंड इक्वेशन, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी N1 प्लस μ2, N2 को रिप्लेस करेंगे μ1 N1 से, N2 रिप्लेस बाय μ1 N1 एंड इक्वल टू mg। सो अल्टीमेटली मेरे को यहां से N1 की वैल्यू मिल जाएगी, N1 will be mg divided by 1 plus μ1 μ2, ये वैल्यू ऑफ N1 है। और जब N1 की वैल्यू मिल जाएगी N1, तो उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, μ1 N1 इज इक्वल टू N2। सो N1 हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसमें μ1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये N2 की वैल्यू हो गई, इसे μ1 mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2, तो ये N1 N2 की वैल्यूज आ गई। आप इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किया गया है क्या हो गया सर, यहाँ पे लिमिटिंग केस ही क्यों कंसिडर किया गया? बता रहे, उसका बता रहे, लिमिटिंग केस हमने क्यों कंसिडर किया है, ये हमारे अब एक्चुअली क्वेश्चन का ही पार्ट था, फाइंड द क्रिटिकल एंगल एट विच द लैडर कैन रिमेन एट रेस्ट। देखिए कोई बॉडी स्टैटिक है तो हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू में ही तो इंटरेस्टेड होंगे यार। प्रैक्टिकली सोचिए, एक लैडर का मैक्सिमम एंगल या मिनिमम एंगल क्या हो सकता है, हमारे लिए तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है। हम सबको पता है कि लैडर को जमीन पर रख दो तो कभी नहीं गिरेगा, तो हम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री क्यों सॉल्व करेंगे? हम सबको कॉमन सेंस से पता है कि हम लैडर को जमीन पर ऐसे लिटा दें, तो क्या हमारी गारंटी नहीं है कि ये स्टैटिक ही रहेगा? यस सर। स्लिपिंग के चांस तो तब होंगे जब लैडर को जमीन से किसी एंगल पर उठाओगे आप, तो आप कितने एंगल तक आप उठा सकते हो ताकि वो लैडर फिसल ना जाए कहीं। यस सर। तो हाँ, अब सुनना, ये थोड़ा सा मैंने कहा ना क्वेश्चन, N1 N2 निकालने के बाद, N1 N2 को फाइंड आउट करने के बाद अब आप यहां पर आओगे टॉर्क वाली इक्वेशन में, यहां पर N2 को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ जो N2 आ रहा है उसको रिप्लेस करेंगे इस टर्म से, और जो F2 आ रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे जो F2 का टर्म आप देख रहे हो ये भी रिप्लेस होगा, और टोटल इक्वेशन क्या बनेगी देखिए, इसमें जितने भी L है वो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर भी L का टर्म है, यहाँ भी L का टर्म है, और ये भी L का टर्म कैंसिल। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर बचा हमारे लिए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड mg/2 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। समझ पा रहे हैं इसको? यस सर। ठीक है,
और एक स्टेप मैं वर्बली बोल रहा हूँ, सुन लो। मैं इस थर्ड इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड cos थीटा से डिवाइड भी कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड और राइट साइड पर cos थीटा से डिवाइड भी करते जा रहे। तो अब LHS पर बचेगा mg/2 बिकॉज cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं इसको। राइट साइड पर n2 जिसकी ये वैल्यू μ1 mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2 n2, और साइन थीटा है लेकिन हमने इधर भी cos थीटा डिवाइड किया था, तो यहां पर tan थीटा प्लस F2 लिमिटिंग केस में रखा जाएगा μ2 मल्टीप्लाइड बाय n2, μ2 इंटू n2, और n2 की ये वैल्यू तो इट इज μ2 μ1 mg ओवर 1 प्लस μ1 μ2, और cos थीटा चला जाएगा बिकॉज cos थीटा से डिवाइड कर चुके थे हम। यहाँ का mg, यहाँ का mg और यहाँ का mg कैंसिल। ठीक है जी। यस सर। बाकी राइट साइड का ये टर्म उधर ले आओ तो बचा क्या 1/2 माइनस, ध्यान से देखना 1/2 माइनस μ1 μ2 ओवर 1 प्लस μ1 μ2, और इधर बचेगा आपका μ1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस μ1 μ2 इंटू tan ऑफ थीटा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो और अल्टीमेटली बताओ कि tan थीटा की क्या वैल्यू बन रही है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब LHS को और सिंप्लीफाई करेंगे LCM वगैरह लेकर के, और अल्टीमेटली ये देखेंगे कि tan थीटा की क्या वैल्यू बन रही है। देखो करके। आंसर लिख दिया लेकिन इसको वेरीफाई करोगे अपने हिसाब से। tan थीटा 2 μ1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस μ1 μ2, वेरीफाई लेकिन करना होगा। नहीं आ रहा? सर इसका रिवर्स आ रहा है। उल्टा आया है मेरा भी। क्या आ रहा है? सर इसका जस्ट उल्टा है, अरे 1 μ1 μ2 upon 2 μ1। सही बोल रहे यार, सही बोल रहे हो आपको, मैंने गलत लिखा है। 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ1 आएगा। ये सर तभी तो रीचेक करने में काफी टाइम लग गया। अच्छा, मुझसे मिस्टेक हुई थी। अब सही है, 1 माइनस μ1 μ2 डिवाइडेड बाय 2 μ1। अब सही है, ये तो आ रहा है ना आंसर? यस सर, ये आया है। यस सर। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। जेई में 2014 में एडवांस में भी इसका क्वेश्चन था और मेंस में भी लगातार इसके क्वेश्चंस आते हैं। लैडर वाले क्वेश्चंस कई बार आते हैं स्कूल लेवल पर, मेंस लेवल पर, एडवांस लेवल पर भी। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो फ्रिक्शन तो रिएक्शन फोर्स होगा, तो उसे सिर्फ टेंडेंसी के हिसाब से क्यों डिसाइड कर ले रहे हैं? नहीं, फोर्स ग्रेविटी की है ना बच्चा यहाँ पर। पता है, जैसे जो F1 वाला फ्रिक्शन है वो तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा होगा ग्रेविटी के। अच्छा, रोटेशनल मोशन में सिर्फ फोर्स नहीं देखी जाती है, उस फोर्स का टर्निंग इफेक्ट भी देखा जाता है। mg की वजह से ट्रांसलेटरी मोशन डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसी mg की वजह से लैडर जो होगा वो पॉइंट बी के अबाउट
रोटेट कर जाएगा, और जब ये रोटेट करेगा तो उसी वजह से पॉइंट बी स्लिप कर जाएगा। यस सर। और इसीलिए रिजिड बॉडीज में हम टॉर्क को भी जीरो करते हैं। रिजिड बॉडीज में मतलब हमें फोर्स भी जीरो चाहिए और उसका टर्निंग इफेक्ट जिसको टॉर्क बोलते हैं वो भी जीरो चाहिए, सो दैट की बॉडी रोटेट ना कर जाए कहीं। यस सर। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट्स हैं देखो इसमें समझने वाले। अगर म्यू2 जीरो हो, मतलब कि वॉल पर फ्रिक्शन ना हो, तो क्या ये लैडर रेस्ट पे रह सकता है? पॉसिबिलिटी है इसके रेस्ट पे रहने की। तो अगर No, sir. म्यू2 जीरो, ध्यान से देखो, ध्यान से, टेन थीटा की वैल्यू देखो। अगर म्यू2 जीरो हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? म्यू2 जीरो, 1/2 म्यू1। तो इसका मतलब थीटा का कोई आंसर तो आ रहा है ना आपका। यस सर। और थीटा का कोई आंसर आने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं इसको भी। मतलब ये डिबेट वाला क्वेश्चन है भाई। देखो, अगर हम सिचुएशन को ये मान लें कि वॉल स्मूथ है, पूरी तरीके से फ्रिक्शनलेस वॉल है, लेकिन फ्लोर रफ है, और इस रफ फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, 0.5 मान लीजिए। क्या बनेगा इसके हिसाब से टेन थीटा की वैल्यू? म्यू2 को जीरो रखो और म्यू1 की वैल्यू 0.5 रखो। म्यू2 जीरो एंड म्यू1 0.5, चेक करके बताओ टेन थीटा कितना आएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 45 डिग्री, अगर आप 45 डिग्री पर इस लैडर को रखते हो या उससे कम एंगल पर रखते हो, 45 या उससे कम एंगल पर रखते हो, इक्विलिब्रियम पर रहेगा या नहीं रहेगा? ये जो एंगल निकाला है, ये तो इक्विलिब्रियम का ही एंगल निकाला ना यार। यस इस सर। इस एंगल पर लैडर रेस्ट पे होगा। यस तो सर। अगर अगर हाँ, तो स्मूथ वॉल का मतलब म्यू2 की वैल्यू जीरो कर दो, और म्यू1 ये हो गया 0.5, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब कि 45 डिग्री है हमारा वो एंगल है जिस एंगल पर ये लैडर अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन में होगा, फिसलने वाली कंडीशन में आ जाएगा। फिसलेगा नहीं, फिसलने वाली कंडीशन में आ जाएगा। और इस टाइम पर ध्यान से देखना, अगर म्यू2 जीरो है, म्यू2 जीरो, तो n2 की वैल्यू, इफ म्यू2 इज जीरो, n2 म्यू1 mg आएगा, और म्यू1 की वैल्यू 0.5 है, यानी यहां पर जो नॉर्मल लगेगा n2 दैट इज इक्वल टू हाफ mg। हाफ mg। और n1 if mu2 is 0, if mu2 equal to 0, n1 equal to mg, यानी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन उस लैडर के वेट के बराबर आएगा, mg के बराबर, प्लस इसका वेट mg लगेगा ही। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा F1 की वैल्यू इस साइड। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि कभी म्यू1 म्यू2 की डिफरेंट वैल्यू दी जाएगी तुम्हें, और उस बेसिस पर ये सारे आंसर से पूछे जाएंगे म्यू1 म्यू2 की डिफरेंट वैल्यू देने के बाद। तो हमें ये रिजल्ट अपने माइंड में रखना है यार, tan थीटा बराबर 1 माइनस म्यू1 म्यू2 डिवाइडेड बाय 2 म्यू1। साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा तुमको कि म्यू1 कहाँ, म्यू1 कोफिशिएंट फ्लोर वाला है और म्यू2 जो है वो वॉल वाला है। अगर अगर फ्लोर फ्रिक्शनलेस कर दे और वॉल पे रफ कर दे, क्या कंडीशन बन जाएगी? देखो, फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब पानी गिरा हुआ है, स्मूथ फ्लोर है इसमें मान लो, और रफ वॉल है। अब बताओ आप,
कौन सा कोफिशिएंट जीरो करोगे इसमें? म्यू1 जी कौन सा कोफिशिएंट जीरो कर सर, दें आप? म्यू1 म्यू1 बता रहा tan थीटा कितना आएगा? सर 90 आएगा, जाएगा। tan थीटा साइड 90 आएगा। tan थीटा इनफाइनाइट मतलब थीटा 90 आएगा। और थीटा 90 का फिजिकल मतलब जानते हो क्या हुआ? सिर्फ एक ही तरीका है लैडर को रखने का, वो है वर्टिकल। अगर फ्लोर स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है वहां पर, तो लैडर सिर्फ वर्टिकल कंडीशन में स्टे कर सकता है। जैसे ही उसका कुछ वर्टिकल से एंगल बनेगा वो फिसल जाएगा। क्या ये सेंस नहीं बनता कुछ कि वर्टिकल लैडर तो हमेशा रेस्ट पे आ सकता है यार? यस अगर सर। हमारे हो सकता है कि नहीं, पॉसिबल है या नहीं है? यस सर। इसके अलावा और कोई केस नहीं है। जैसे ही वर्टिकल से आपने कोई भी एंगल बनाया, हाफ डिग्री एंगल भी बना दिया अगर आपने वर्टिकल से, फिसल जाएगा ये। और वो लॉजिकल भी है बिकॉज फ्लोर फ्लोर स्मूथ है ना। स्मूथ फ्लोर को आप रियल लाइफ में वेट फ्लोर मान लो, पानी गिरा हुआ है, वेट फ्लोर परफेक्टली स्मूथ हो जाता है, इसीलिए वहां फिसलते हैं लोग। ठीक है, बढ़े आगे यार। यस सर। यस सर। चलिए जी, लिख लो अगर कुछ बचा है तो, नहीं तो फिर इरेज करेंगे। सर लिख लिया है। ऊपर भी लोड कर लिया ये दोनों डायग्राम्स यस सर। सभी लोगों ने? हटा दें इसको फिर। ठीक, और क्वेश्चन देखो, एक और प्रॉब्लम दिखाएं आपको। आपके आसपास HCV है इस टाइम पर? यस सर। HCV वॉल्यूम 1। यस सर। अच्छा, तो मैं बता दूं, जरा पेज नंबर खोलना आप, है ना। HCV वॉल्यूम 1 पेज नंबर 198। HCV वॉल्यूम 1 पेज 198। यस सर। यस सर। अब इसमें मैं आपको एक कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, देखो। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यस सर। सर आप रीड यूनिफॉर्म 10 मीटर वाला। नहीं, रोटेशनल मैकेनिक्स की बात, सॉरी, पेज 197 पर मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 41। यस सर। सर यूनिफॉर्म लैडर उसमें ऑफ ये लिखा होगा, लेंथ। हाँ, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड द मास 16 किलोग्राम। पढ़ लिया आपने? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। आप चलो, आप ना इसके क्वेश्चन पढ़ो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, फिर हम बता दें इसमें क्या करना है। मीनवाइल सर वो स्लैंट हाइट 8 मीटर पे है, 60 किलो का इलेक्ट्रिशियन। हाँ, मतलब लैडर पे एक इलेक्ट्रिशियन भी है, लैडर के ऊपर कोई पर्सन है। अब इसके क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशन देखो। लैडर की लेंथ है 10 मीटर की, मतलब ये जो लेंथ है लैडर, ये 10 मीटर आपको दे रखा है। 37 डिग्री इसके एंगल ऊपर पे जो, है। हाँ, इसके ऊपर जो पर्सन है वो कितनी हाइट पर है, मतलब कहाँ पे है वो? 8.0 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड, यानी स्लैंट हाइट 8 मीटर। ठीक है, और स्टेज ऑन द पॉइंट 8 मीटर फ्रॉम द लोअर एंड, मतलब यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिशियन है
इसके ऊपर एक पर्सन है, इलेक्ट्रीशियन कह रहे हैं वो, और वो नीचे से 8 मीटर की हाइट डिस्टेंस पे। इसे इलेक्ट्रीशियन का मास दे रखा है 60 किलोग्राम का। यस सर। लैडर कितने मास की है? 16 किलो। 16 किलो। तो लैडर 16 किलोग्राम का है, बट इलेक्ट्रीशियन 60 किलोग्राम का है, और ये वर्टिकल से इसका एंगल दे रखा है तुम्हें 37 डिग्री। साथ में उन्होंने अपने क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि जो वॉल है वहां पर फ्रिक्शन नहीं है, लिखा है उस क्वेश्चन में, लेकिन फ्लोर के ऊपर फ्रिक्शन है। और ये कितना फ्रिक्शन दे रखा है? म्यू, सॉरी म्यू दिया नहीं है, म्यू आई थिंक दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। नहीं दिया। हाँ सर नहीं दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या क्या पूछा है? क्या क्या है? फ्रिक्शन बाय ग्राउंड। दो चीजें पूछी हैं। नॉर्मल फोर्स पूछा है इन्होंने, नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड। देखो फ्री बॉडी डायग्राम्स पे चलते हैं। ग्राउंड का नॉर्मल N1, ग्राउंड का फ्रिक्शन F1, इस वॉल का नॉर्मल N2, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। जो इलेक्ट्रीशियन यानी कि पर्सन है उसका ग्रेविटी 60 इंटू जी, और लैडर की खुद की ग्रेविटी, लैडर का अपना वेट 16 किलोग्राम, जो लैडर के मिड पॉइंट यानी कि उसके सेंटर ऑफ मास पे होगा। यस सर। इनके अलावा कोई फोर्सेस? ये प्राइमरी स्टेप है यार, यहाँ अगर गलत हो गया ना तो क्वेश्चन कभी सही नहीं हो पाएगा। अगर आपका फोर्सेस सही नहीं बनाए हैं ना आपने तो प्रॉब्लम है। इनके अलावा कोई फोर्स? सोच लो एक बार, आपके माइंड में अगर कुछ हो, कंफ्यूजन हो कि नहीं ये भी होना चाहिए, डिस्कस कर सकते हो अभी। अगर किसी के मन में लग रहा हो कि नहीं यार ये इसमें कुछ मिसिंग है, कोई फोर्स अभी नहीं दिखाई गई है, तो बताओ। ठीक है सर है, ठीक है सर। कंप्लीट है। यस चलिए, सर। मतलब स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 2 पे बैलेंस कर दो फोर्सेस को जरा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है चेक करो। सर F1 N2। F1 और N2, तो पहली इक्वेशन बनी F1 बराबर N2, फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन देखिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन N1 इज, 16G 60G, और ये दोनों डाउनवर्ड है, तो 60 और प्लस 16 76 इंटू जी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। क्या मेरा एक आंसर आ नहीं गया? N1 आ नहीं गया मेरे को? N1 आ गया। यस सर। ठीक, अब F1 चाहिए। अब यहां पर आप देखो म्यू दिया नहीं है, तो फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन तो कर नहीं सकते। तो अब हम तीसरा स्टेप कौन सा लगाएंगे? टॉर्क बैलेंस करेंगे। बॉटम पॉइंट को ए नाम दे रहे हैं, और अब मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टॉर्क पॉइंट ए के अबाउट 0 करने जा रहा हूं। केयरफुली सुनना, इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो मेरे को एडवांटेज ये है कि F1 और N1 की टॉर्क्स नहीं आएंगी। ठीक है, बिकॉज F1 is also at point A and N1 is also at point A, so they will not give any torque. So torque will be this 16 into G का, तो 16 into G मतलब 160 अगर G को 10 मानते हो। और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इसका पॉइंट ए से भी? ये डिस्टेंस 10 मीटर का लैडर है, यानी कि सेंटर पॉइंट 5 मीटर तक होगा। ये डिस्टेंस 5 मीटर, और ये एंगल आपका 53 डिग्री है। क्या डिस्टेंस बनेगा? ये डिस्टेंस क्या बन जाएगा? 4। सर ये 3 हो जाएगा। ये 4 है कि 3 है? ये डिस्टेंस 3, ये 5 मीटर और ये 53 डिग्री। 3 आएगा, 3 तो सर ये इसका टॉर्क आ गया 60 इंटू जी, मतलब कि 600 इंटू ये कितने डिस्टेंस पर है? इस 60 इंटू जी की लाइन को नीचे लेके जाओ और ये डिस्टेंस पूरा देखो, तो ये टोटल यहां से यहां तक 8 मीटर का है। ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 8 मीटर, और ये 53 डिग्री एंगल।
ये कुछ ऐसा बन जाएगा यार 8 मीटर और हॉरिजेंटल से उसका एंगल बन रहा 53 डिग्री और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। सर 24/5 मीटर्स। 24/5, तो यहाँ पर लिखेंगे 24/5। ये इन दोनों का टॉर्क आ गया जो कि बैलेंस हो जाएगा N2 के टॉर्क से। सो N2 into, अब ये N2 जो हॉरिजेंटल हो रहा है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ए से, दैट मीन्स कि ये वाली हाइट 8 मीटर, ये हाइट, और हाँ 8 मीटर, ये हो गया टॉर्क बैलेंस। इससे N2 निकाल लीजिए कितना आ रहा है, और जो N2 आएगा वही चीज F1 है। वैल्यू ऑफ N2 इज सेम एज द वैल्यू ऑफ F1। ठीक है बच्चा, हो जाए तो बता दीजिएगा। सर ये यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन पे नहीं है ना? नहीं है, लिमिटिंग कंडीशन में नहीं है वो। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, लिमिटिंग केस पे है ही नहीं है, इसीलिए मैंने फ्रिक्शन को म्यू इनटू एन नहीं लिखा। ठीक है, बताओ आगे बताएं यार। यस सर। अगला पार्ट इसमें, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली। ये बताओ, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन अगर स्टैटिक आता है तो हमको पता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू एन आती है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। यस सर। So mu should always be more than or equals to friction divided by normal. Yes sir. Mu की minimum value निकालनी है अगर आपको, so simply divide the value of friction by the normal. And friction मतलब F1, which is basically N2. तो friction मतलब F1, that is N2, और divide किससे करेंगे? तो friction जहां पर लग रहा है उसके साथ N1 वाला normal है, so it will be divided by N1 value. N2 आपका इस इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है, N1 यहां से सॉल्व हो रहा है, डिवाइड करके म्यू की मिनिमम वैल्यू देखो। सर N2 420 आ रहा है। जो भी आ जाए, मतलब लॉजिक ये है इसके बी पार्ट का। प्रोसीड करें आगे अगले क्वेश्चंस पे। यस सर। ठीक है, तो देखो 42 और 43, 41 मैंने किया है, 42 43 ये भी लैडर वाले ही क्वेश्चंस है। मैंने कहा था ना लैडर वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसके पहले मैंने किया, एक ये दो हो गए, और दो आपको दे रहे हैं। 42 और 43 अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो, एक बार अपनी नॉलेज को चेक करो। सर अभी नहीं अभी नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि 42 43 आप क्लास के बाद अटेम्प्ट कर लेना है इसको। सर 45 भी ऐसा ही है। 45 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ वो ऐसा ही तो है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 45 भी अपने आप में एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। आप रीड करो 45 क्वेश्चन को रीड करके देखो, डिफरेंस समझ में आएगा क्या है। क्वेश्चन 45 में एक बड़ा मतलब ऐसा पॉइंट है, अगर वो स्ट्राइक कर रहा है आपको तो ये मान सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन वाकई बहुत अच्छी है और आप कंसेप्चुअली बड़े अच्छे हो। और मैं वेट कर रहा हूं कि तुम में से कोई आंसर बोले।
वेट कर रहा हूँ भाई, आप पढ़ लो क्वेश्चन और देखो अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए जिस पॉइंट पर मेन वो क्वेश्चन फंसा हुआ है। सर इसमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है हमें। चलो एक तो वो बात हो गई, और क्वेश्चन की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करोगे? जो सबसे बड़ा चैलेंज है एग्जाम में क्वेश्चन ना होने का, लैक ऑफ रीडिंग स्किल्स। क्योंकि करना तो हमको यही दो काम है यार, ये मैंने इसीलिए इसको हटा नहीं रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आज करेंगे वो उनमें यही काम करना है मेरे को। ये ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है आपको? ये किस टाइप क्या है ऑब्जेक्ट? सर रॉड है, रॉड है, ठीक है। इस पॉइंट के बारे में एक वर्ड लिखा है, आप पढ़ नहीं पा रहे शायद उसको। सर वो रोलर है। तो वो रोलर है। रोलर है। मैंने न्यूटन लॉ वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तब एक बात आपसे कही थी, और वो बात ये थी कि कभी भी अगर एज और सरफेस का कांटेक्ट हो, एज और सरफेस का, तो नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर दिखाते हो? सर आपकी वॉइस लैग हो गई थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कह रहा हूं हमने न्यूटन लॉ वाले चैप्टर जब स्टार्ट किया था, न्यूटन लॉ, और जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहली बार पढ़ाया था, तो उस लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब किसी सरफेस के ऊपर एक एज का कांटेक्ट है, एज और सरफेस का कांटेक्ट, एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जब आप अपना पेंसिल पेपर पे रखते हो तो नॉर्मल किधर दिखाते हो? पेंसिल और पेपर के कांटेक्ट में क्या ये दो सरफेसेस का कांटेक्ट है, या पेंसिल का एक टिप पॉइंट पेपर के कांटेक्ट में है सिर्फ? केवल एक पॉइंट है। तो तो पॉइंट। इट इज, तो ये कांटेक्ट बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सरफेस हुआ ना। यस सर। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिखाओगे? सर उस सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के, बिकॉज किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस सर। तो जब भी एक पॉइंट और एक सरफेस के बीच कांटेक्ट बनेगा तो आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, मैंने आपको बताया कि न्यूटन लॉ के लेक्चर में है, पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आपके नोट्स भी हैं, उनमें से ये चीज मिल जाएगी तुम्हें। ये सही याद है। हाँ, अब इस पॉइंट पर बताओ क्या हो रहा है यहाँ पर। इसको अगर आप थोड़ा सा एनलार्ज व्यू देखो, बॉटम एंड का एनलार्ज व्यू, तो यहाँ पर एक सरफेस है, ये फ्लोर है, और यहाँ पर जो लैडर है उसका एक पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, अगर इसका मैग्नीफाइड व्यू देखा जाए तो ये एक पॉइंट है और ये एक सरफेस है। नॉर्मल किधर दिखाओगे? सर सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर, और यही रीजन है कि यहाँ पर नॉर्मल ऊपर दिखाते हैं n1 मान के। ये तो इस पॉइंट के लिए हो गया। अब आप यहाँ वाले पॉइंट पर आओ, इस पॉइंट पर, और इसका मैग्नीफाइड व्यू देखो, है ना। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। तो बी वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है? ये तो ए वाले पॉइंट की सिचुएशन है। बी वाले पॉइंट पर ये आपका सरफेस है, द रॉड इज अ सरफेस एंड दिस रोलर इज अ पॉइंट। जो रोलर देख रहे हो ये पॉइंट है। अब बताओ नॉर्मल कहां दिखाओगे? सर यहाँ भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही। बट सरफेस रॉड है, यस सर। तो रॉड के परपेंडिकुलर नॉर्मल, यानी ऐसे। ओके। तो यहाँ पर नॉर्मल इस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू रॉड N2। यही इसका मेन पॉइंट था। अगर ये स्ट्राइक कर जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। समझ पाए? यस सर। ठीक है। ये हाँ जी, आप देखो आगे क्या करेंगे इसमें। तो अगर यहाँ पे रोलर ना भी कहते, अगर कोई सिर्फ नॉर्मल वॉल भी होती तो भी तो नॉर्मल की डायरेक्शन यही होती। हाँ, रोलर एक्चुअली, रोलर इसलिए उन्होंने कहा है कि वहां फ्रिक्शन नहीं आएगा। यस सर। हाँ, मतलब रोलर बोल करके उन्होंने इनडायरेक्टली फ्रिक्शन को भी शायद हटा दिया वहां से।
ठीक है जी। यस सर। अब दो फोर्स हो गई, इसके अलावा कौन सी फोर्स होगी? दो के अलावा, इन दो के अलावा, यही इसका degree of मेन friction. पॉइंट। हाँ जी बच्चा, यही इसका मेन पॉइंट था। डायरेक्शन ऑफ N2 इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। उसके अलावा इसमें mg की फोर्स होगी जो कि इसके सेंटर ऑफ मास पे होगी, और ग्राउंड के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि F1 या F1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। इतनी फोर्सेस आ गई आपके पास। आप बताओ, पहली इक्वेशन जब लगाओगे तो इस F1 को कौन बैलेंस करेगा? F1 इक्वल टू विच फोर्स? सर N2 का शायद कंपोनेंट लेना पड़ेगा हमें। शायद नहीं, पक्का। सर N2 का ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा। हाँ, कंपोनेंट लेंगे हम। N2 रिजॉल्व होगा, और क्या कंपोनेंट आएगा इसका लेफ्ट साइड पर? N2 का कौन सा कंपोनेंट लेफ्ट होगा? N2 का कौन सा कंपोनेंट अपवर्ड होगा? N2 cos थीटा। राइट, ये थीटा एंगल बन रहा है। आप थोड़ी सी मैथ लगाओ तो ये एंगल थीटा प्रूफ हो जाएगा। थोड़ी सी मैथ लगा के देख लो। यस सर। यस सर है। N2 का इधर वाला कंपोनेंट हो गया N2 cos थीटा, और N2 का अपवर्ड कंपोनेंट हो गया N2 sin थीटा। बैलेंसिंग कर देते हैं फोर्सेस की। F1 इक्वल टू N2 cos थीटा, एक इक्वेशन बन गई। वर्टिकल डायरेक्शन देखें तो N1 ऊपर की तरफ है, प्लस N2 sin थीटा गुड mg। इक्वल टू mg। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और एक टॉर्क वाली इक्वेशन। यहां पर फिर मुझे चूज करना है तो मैं ए पॉइंट को चूज करूंगा। ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। टॉर्क में mg आएगा, mg यस सर। इंटू और सर mg L/2 sin थीटा होगा। mg इंटू व्हाट? mg इंटू ये डिस्टेंस बताओ। L/2 ये sin थीटा। cos थीटा आएगा बच्चे। mg वर्टिकल हाँ है सर ना, cos तो थीटा इस आएगा। वर्टिकल लाइन का पॉइंट ए से डिस्टेंस ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। वर्टिकल फोर्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स में वर्टिकल डिस्टेंस। यस सर। और N2 का टॉर्क, अब यहां पर ये काम मत करना कि इसका अलग से इसका अलग से, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स ऑफ N2 हैं। तो अगर मैं N2 का टॉर्क निकाल रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का कंबाइंड टॉर्क आ जाएगा। ये दो अलग फोर्सेस तो है नहीं, ये एक फोर्स के दो पार्ट्स है। यस सर। तो कंपोनेंट्स के टॉर्क निकालने से ज्यादा अच्छा है कि मैं डायरेक्टली N2 का टॉर्क निकालूं। यस सर। और वो कैसे होगा? N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है, यानी ये जो डिस्टेंस बनेगा जहां पर अभी मेरा मार्कर मूव करेगा, यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नहीं? यस सर। L। कितना होगा? कितना होगा? अगर ये इधर h हाइट है, ये हाइट h है और ये एंगल थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लगाओ और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? h sin थीटा। h अपॉन sin थीटा। यार हाँ सॉरी सर, h अपॉन sin थीटा। छोटी छोटी मिस्टेक्स ना प्रॉब्लम गलत कराएगी। और ये टॉर्क आपस में बैलेंस कर दीजिए। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, आगे आप अपने आप कर लीजिएगा। मतलब मेरा सिर्फ देखो ये बताने का पर्पज है कि वर्किंग में जितने भी क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो ना, उन सब की वर्किंग में यही दो चीजें फंडामेंटली लगने वाली हैं। आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या पेपर पूछने वाले, बुक वाले, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दो बातें। आपको फोर्सेस की डायरेक्शंस का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, और जिनको आइडिया नहीं है वो एक बार न्यूटन लॉ ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा देखें, उनसे मालूम चलेगा कौन सा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में दिखाना होता है। एंड देन वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉर्क विच इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिना किसी मिस्टेक के कैलकुलेट करोगे।
दो बातें आपसे चेक की जा रही है। समझ आ गया क्वेश्चन 45? यस सर। यस क्वेश्चन सर। 45 है ना? देख लो फिर आगे बताएं यार क्वेश्चन 45। नहीं बच्चा देख लो एक बार जल्दी से। कोई डाउट वाउट है? नहीं सर। अब क्वेश्चन 44 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। मैं अच्छा जो बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कि ये एचसीबी का क्वेश्चन है, इसमें वाकई में कुछ कंसेप्ट्स हैं। अब एचसीबी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वाकई में कंसेप्चुअल हैं। ऑब्जेक्टिव वन का 17th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वन 17th क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर 17। एक बार रीड करो अपने लेवल पे। रीड करने का मतलब आप क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव वन में। बता देना जब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया हो, समझ लिया हो। तो आंसर नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन बस रीड करने को कह रहे हैं। 17th। यस सर पढ़ लिया। ठीक है सर पढ़ लिया जी। अब देखो इसमें क्या खास बात है, मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चंस ना आपको कंसेप्ट बनाने के लिए दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव वन, उसमें कुछ ऐसा ही कह रहे हैं यार कि थीटा एंगल का एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर एक क्यूबिकल बॉक्स है और वो नीचे स्लाइड कर रहा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस तरीके से स्लाइड कर रहा है वो। सिग्मा एफ स्लाइड तो कर रहा है बट वहां वेलोसिटी से कर रहा है। स्लाइड करते वक्त, हाँ स्लाइड करते वक्त क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन है? नो सर नो सर। ये बात कैसे मालूम चली? उसमें उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आपको पता है कि जीरो एक्सेलरेशन? वेलोसिटी कॉम वेलोसिटी। उन्होंने लिखा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। दैट मींस कि हम कंफर्म हो गए कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो क्या फर्स्ट इक्वेशन यहां होल्ड करेगी? इफ ए इज जीरो, पहली इक्वेशन न्यूटन लॉ से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इफ ए इज जीरो, समेशन ऑफ द फोर्स मस्ट बी जीरो। सिग्मा एफ दो कंडीशंस में जीरो कर सकते हो, या तो बॉडी स्टैटिक हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ दो बातों के लिए जीरो फोर्स कहता है, ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो या फिर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो। ठीक है बोलो। यस सर यस सर। ठीक। हाँ तो इस क्वेश्चन में भी यही दोनों बातें लगेंगी। आप बताइए कौन कौन सी फोर्सेस होंगी यहाँ पर? प्राइमरी स्टेप, नॉर्मल और एमजी। चलिए तो पहला फोर्स इसमें एमजी, दूसरा फोर्स नॉर्मल और एक फ्रिक्शन भी होगा। लिखा है ना क्वेश्चन में, स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। यस सर फ्रिक्शन होगा। हाँ तो अब एक एक करके बता रहा है। एमजी इस क्यूब के कौन से पॉइंट पर आप ड्रॉ करोगे? एमजी का फोर्स क्यूब के कौन से पॉइंट पर ड्रॉ करें? सेंटर ऑफ मास। सेंटर। एक एक करके कंसेप्ट पकड़ना और डिस्कशन के थ्रू लर्न करिएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास पर एमजी, उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। एमजी को ऑलरेडी रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एमजी कॉस थीटा याद करिए परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, और एमजी साइन थीटा पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। यस सर। और ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। फ्रिक्शन लगेगा सर काइनेटिक किधर की लगेगा तरफ? अप द प्लेन।
इधर अप द प्लेन, ठीक है। तो एक फ्रिक्शन दिखा देंगे अप द प्लेन, चलिए ठीक है। और नॉर्मल आएगा, यस सर। आएगा ना बच्चा? यस सर। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो पॉइंट है सुनना, मतलब ये क्वेश्चन हमको क्या सिखाना चाहता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप इनक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। यस सर। यस सर। सुनिए अब, हाँ अभी अभी लिखना नहीं कुछ, तीन पॉसिबिलिटी है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हम ड्रॉ करें और ये वाया सेंटर ऑफ मास पास हो जाए, पॉसिबिलिटी नंबर 1। द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी। Second possibility, the normal reaction force is not passing through center of mass and it is above center of mass. ये second possibility है। तीसरी possibility ये है, normal reaction force is below the center of mass. ये तीसरी possibility है, मतलब कि normal center of mass से क्रॉस करके जाएगा, या सेंटर ऑफ मास के ऊपर होगा, या सेंटर ऑफ मास के नीचे होगा। ये तीन पॉसिबल कंडीशंस बन रही है हमारी, और यहीं पर हमें अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना है। पर सर अभी तक तो सर नॉर्मल को ज्यादातर सेंटर ऑफ मास से ही पास कराते थे। बच्चा ये ना इसलिए कि अभी तक आप बॉडीज को पार्टिकल मान करके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। यस सर। आप पहली बार प्रेशर मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, तो इसलिए ये कई सारी चीजें बदल रही हैं, कई सारे कंसेप्ट बदल रहे हैं हमारे। सर तो अगर इसे उस तरीके से करें तो क्या आंसर मैच नहीं करेगा? नहीं, बात वो नहीं है, बात आंसर मैच करने की नहीं है, बात ये है कि जो साइंस के अकॉर्डिंग सही होगा वही काम करेंगे। भाई जो फिजिक्स के लॉज हैं वो सेटिस्फाई रहे ना पहले तुम, आंसर मैच करेगा कि नहीं करेगा वो तो हमारा बात की बात है। और फिजिक्स का लॉ ये कहता है समेशन ऑफ टॉर्क हैज टू बी 0, और किसी स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट नहीं, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यस सर। सुनिए, तो ये सेटिस्फाई होगा ना, हमारा आंसर मैच करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली करेगा। अगर हम फिजिक्स के लॉ यूज करेंगे तो वो करेगा ही करेगा आंसर मैच। तो अगर यहां पर लिखा है एनी पॉइंट, तो दैट एनी पॉइंट कैन बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स टोटल टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास हैज टू बी 0, बिकॉज जब आपने यहाँ एनी पॉइंट कहा है तो उसमें सेंटर ऑफ मास भी आता है। यस सर। अब लॉजिक सुनना, अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सेंटर ऑफ मास से क्रॉस करके जाऊं, अगर नॉर्मल फोर्स COM से पास हो गया, तो क्या इसका टॉर्क COM के अबाउट आएगा? नो सर। नो सर। क्या mg cos थीटा का टॉर्क आएगा COM के अबाउट? नो सर। क्या mg sin थीटा का? नो सर। तो इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, mg cos थीटा, mg sin थीटा और नॉर्मल, इन तीनों की वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 टॉर्क है। यस सर। यस सर। लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, सर पर रिजल्टेंट 0 नहीं हो पाएगा। तो रिजल्टेंट टॉर्क 0 कैसे होगा फिर? इन तीनों से कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा और सिर्फ एक फोर्स के थ्रू टॉर्क डेवलप हो रहा है, उसको बैलेंस कैसे करोगे? सर जब वो पास ना करे नॉर्मल सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से तो नहीं पास हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल को सेंटर ऑफ मास से हम पास कराएंगे तो ये स्टेटमेंट वायलेट कर रहा है। यस सर। जबकि ये होना नहीं चाहिए, इसको 0 होना है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि नॉर्मल COM से तो नहीं जाएगा, कंफर्म हो गया। अब पॉइंट आता है उसके ऊपर होगा या उसके नीचे होगा। ये आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स।
नॉर्मल कैन नॉट बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सर नीचे होगा। हाँ, अब आप पॉइंट्स की तरफ आ रहे हो। ये तो कंफर्म हो गया कि COM से नहीं होगा, अब कहां होगा उसके लिए फिर से देखते हैं यार। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। Sir, यानी ये anti-clockwise. फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देना चाहता है। दिस इज टॉर्क बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके अपोजिट पे टॉर्क आना चाहिए नॉर्मल का। और वो कब पॉसिबल है? यानी नॉर्मल को क्लॉकवाइज टॉर्क देना है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क नॉर्मल कब प्रोड्यूस करेगा? जब सेंटर ऑफ मास नॉर्मल के राइट साइड हो या नॉर्मल के लेफ्ट साइड हो। क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए आपको। नेक वाला कंसेप्ट लगाओ, नेक वाला कंसेप्ट। क्लॉकवाइज रोटेशन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट आपकी बॉडी के कौन से साइड पे होना चाहिए? राइट। राइट, यानी कि नॉर्मल फोर्स के राइट साइड पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के राइट हैंड साइड पर हो, तो वो तभी हो सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास के नीचे से जा रहा हो। तभी आप इस डायरेक्शन के राइट साइड पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। नॉर्मल की जो डायरेक्शन है उसका राइट साइड सेंटर ऑफ मास हुआ। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। यही इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है। अब देखो, भले ये ऑब्जेक्टिव में है, जो हम लोग ब्लंडर करते हैं ना कि HCV को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट छूट जाएंगे आपके। अब इन्होंने क्या पूछा है इसमें, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, और इसको आपको लिखना भी पड़ेगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी की सेंटर ऑफ मास से पास हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चे? यस सर। अब आइए, इन्होंने पूछा है कि वो नॉर्मल का टॉर्क कितना होगा। क्वेश्चन यही है, अगर आप पढ़ पाओ, द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ मैग्नीट्यूड। नॉर्मल का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना टॉर्क आएगा? तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से मुझे चाहिए टॉर्क बाय द नॉर्मल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन ऑफ टॉर्क कहती है टॉर्क बाय एनी फोर्स विल बी दैट फोर्स एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। बट हमको क्या ये चीज पता है कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से Yes, कितने sir. डिस्टेंस पे है? कहाँ पता है? नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, ये कहाँ पता भी? सर along the edge of the cube होगी तो ये by 2 ये तो एज पे नहीं है ना, होगा। बीचों बीच कहीं है, तो ये डिस्टेंस तो मेरे को पता ही नहीं अभी। सर अब कुछ लेट कर सकते हैं। मान लो x मान लिया तो n इंटू एक्स, लेकिन अब ये x कैसे लाओगे? सर फ्रिक्शन की हेल्प से आ जाएगा। राइट। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ये लगाना है तुमको कि क्योंकि ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, तो टॉर्क नॉर्मल का उतना ही होगा जितना टॉर्क फ्रिक्शन का होगा। एंड फ्रिक्शन की टॉर्क कैलकुलेट करना आसान है। फ्रिक्शन की टॉर्क आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये होगा फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड फ्रिक्शन का तो डिस्टेंस पता है ना आपको, फ्रिक्शन Yes. सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे, ये तो पता है। इस क्यूब की साइड ए है अगर, ये by 2 तो ये डिस्टेंस a/2 है। लेकिन फ्रिक्शन कितना है? सर mg sin थीटा। फ्रिक्शन कितना है? हाँ, तो क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो फ्रिक्शन और mg sin थीटा बैलेंस हो रहे होंगे। जीरो एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा mg sin थीटा को। So it should be mg sin theta multiplied by a/2। ये इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का।
बोलिए। यस सर। ना, अब ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन बचा। सोचो, लोग सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव 1 बड़ा हल्का होता है। सर इसमें कंसेप्ट्स मिलते हैं अच्छे। बहुत तगड़े हैं बच्चा, बहुत तगड़े हैं। लर्निंग के लिए बहुत अच्छी किताबें बता रहा हूँ। मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि क्लास 11th में आप अपने आप को इस HCV तक रखो। एक बार HCV कंप्लीट हो जाए फिर आप एरोडो और बाकी क्वेश्चन लगाओ। अब देखो यहां से ना हमारी जो लर्निंग है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है यार, अभी खत्म नहीं होगा ये। इससे एक आइडिया जनरेट हो गया, और आइडिया ये जनरेट हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास होना कंपलसरी नहीं है। बोलिए। यस सर। यस सर। अब एक और बात बता रहा हूँ आपको, देखो HCV क्यों लगाने को मैं कह रहा हूँ, इसका एक क्लियर प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ, ये HCV का क्वेश्चन है और आज से 20 साल पुराना क्वेश्चन है ये। आप जेई एडवांस का 2006 का पेपर उठाना, 2006 का पेपर। जिस बच्चे ने इसको कंसेप्चुअली सॉल्व किया होगा उसके लिए वो पेपर आसान था, जिसने सिर्फ आंसर याद कर लिया होगा उसके लिए प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या कहा है, जेई एडवांस 2006 में उनका एक क्वेश्चन ये था कि एक रफ वॉल है और इस पर हम लोगों ने एक ब्लॉक रखा वॉल पर, और उसके सेंटर से पास होता हुआ एक फोर्स लगाया हुआ है, एक कैपिटल F की फोर्स लगाई है। मतलब इस टाइप से, जैसे इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कोई चीज रखूं तो ये वैसे तो रुकेगा नहीं, गिर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूं। अगर मैं इसको प्रेस कर दूंगा तो ये रुका रहेगा, ठीक है ना। किसी भी वर्टिकल सरफेस पर अगर आप कोई चीज रखो और उसको इनवर्ड प्रेस करो तो वो नीचे गिरेगा नहीं। यस सर। तो जो हमने प्रेस किया है वो सेंटर पे किया है, बॉडी को सेंटर से प्रेस कर रहे हैं। भाई प्रेस करने के भी कई सारे ऑप्शन है। आप इस बॉडी को रखो, आप ऊपर प्रेस कर दो, टॉप साइड पे प्रेस कर सकते हो, आप इसको बॉटम साइड पे भी प्रेस कर सकते थे, लेकिन हमने कहां पर प्रेस किया इसको, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर। मतलब ये फोर्स सेंटर से जा रहा है। इनके ऑप्शंस में ये पूछा था इन्होंने, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि नॉर्मल सेंटर से पास होगा या ऊपर पास होगा या इसके नीचे से पास होगा। और मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग आंसर दो इसका। इस प्रॉब्लम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंटर के ऊपर से पास होगी या सेंटर के नीचे से पास होगी या सेंटर से पास होगी। सर सेंटर के नीचे सर। नीचे से। आर्ग्यूमेंट लगा दो, और आर्ग्यूमेंट ये है टॉर्क बैलेंस हो जाना चाहिए किसी भी पॉइंट के अबाउट, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। आप लोगों ने क्या बोला था अभी, नीचे? नीचे सर। आर्ग्यूमेंट है कोई? सर क्योंकि जो है वो सर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा तो हमें सर नॉर्मल का एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। राइट। इस एफ के अलावा और कौन सी फोर्स होगी? सर एम्प्टी ब्लॉक का वेट। mg। सर फ्रिक्शन बाय वॉल। फ्रिक्शन। नॉर्मल। अब नॉर्मल बचा, अब एक एक करके सुनो। अबाउट सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनिएगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क कैपिटल F की वजह से कितना मिलेगा आपको? 0। 0, क्योंकि ये उस सेंटर से पास हो रहा है। टॉर्क mg से कितना मिलेगा? सर वो भी 0। 0। टॉर्क फ्रिक्शन से? नॉन जीरो की जीरो? सर नॉन 0 होगा वो तो। अब ये बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फ्रिक्शन के कौन से साइड पर सेंटर है? फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है उसके कौन? क्लॉकवाइज हो। फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर, सेंटर उसके राइट साइड है, यानी कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क। सो नॉर्मल का टॉर्क कैसा होना चाहिए बताओ? सर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। वो कब हो सकता है? सर जब सेंटर के नीचे होगा वो। बिल्कुल सही।
दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को सेंटर के नीचे से जाना पड़ेगा, तभी उसका टॉर्क अबाउट सेंटर एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। तो जिस बच्चे ने HCV लगाई होगी, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्टिव 117 और JEE एडवांस 2006 का ये क्वेश्चन सिमिलर कंसेप्ट्स पर है। बोलिए। यस सर। आर्ग्यूमेंट लगा पाओगे अपने हिसाब से ये वाली चीजें? यस सर। है ना। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके। अब ये है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्लोर, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इसके ऊपर हमने रखा कोई बॉक्स, सिलेंडर टाइप मान लेते हैं, है ना। इसकी हाइट कैपिटल H है, टोटल हाइट, और ये इसकी विड्थ W है, या B मान लो, इसकी विड्थ B है। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया यार, और इसको पुल कर रहे हैं, राइट साइड पुल कर रहे हैं इसको, इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड पुल कर रहे हैं, और वो पुलिंग फोर्स सेंटर से पास हो रही है, कैपिटल F, पुल कर रहे हैं इसको, बट ये मूव नहीं कर रहा। पुल तो कर रहे हैं बट ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, वी आर ट्राइंग टू पुल द ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। मे बी जो पुल है वो इनसफिशिएंट होगा, फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन। यस सर। वी आर पुलिंग द ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग अ फोर्स passing through center, but the box still remain at rest. It is not moving because of the friction force. अब आप जरा इसको बताओ, नॉर्मल कहां से पास हो रहा होगा? सर राइट हैंड साइड से, सेंटर के राइट में होगा। राइट में? यस सर। यस सर। सेम आर्ग्यूमेंट्स? यस सर। तो फ्रिक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा टॉर्क। हाँ, F और mg के कोई टॉर्क नहीं है, और ये ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन विल बी लेफ्ट साइड। सर पर अगर ये कोई इरेगुलर सरफेस होता तो भी क्या सेम आंसर होता? नहीं, नहीं होता सर। तो तब कैसे कर... नहीं, एक एक करके बच्चे, एक एक पॉइंट बहुत केयरफुली सुनो, एक एक पॉइंट ध्यान सुनो। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। फ्रिक्शन लेफ्ट, ये इस सेंटर के अबाउट कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? फ्रिक्शन जो लग रहा है इसके सेंटर के क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा। तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तभी मिल सकता है नॉर्मल की वजह से। नॉर्मल की वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तभी मिल सकता है जब वो सेंटर के राइट साइड से पास हो। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। देखो इसका क्लियर प्रूफ देखो आप। अगर मैं ऐसे एक बॉक्स अपने हाथ पे रख रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर वाले एंड को पकड़ के खींचूंगा, और आप भी कर सकते हो, तो ये आप खुद बताना, जिस साइड मैं इसको पुल करूंगा, देखना इसके अपोजिट साइड से ये उठ जाएगा। जिस साइड में इसको पुल करूंगा ना, मान लो फॉरवर्ड पुल करूंगा, साइड से भी टॉर्क तो ये दूसरे मतलब बराबर रखे, तो ये उठेगा कहां से? मतलब कांटेक्ट कहां से छोड़ेगा? जहां फोर्स लगा रहा हूं उसके नीचे वाले पॉइंट से कांटेक्ट छूटेगा, या उसके अपोजिट वाले पॉइंट से कांटेक्ट छूटेगा? अपोजिट वाले पॉइंट से। प्रैक्टिकल है, खुद ही करके देख लो। तो अगर आप फोर्स इधर वाली साइड पे लगाओगे तो यहां से कांटेक्ट छूटेगा। ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब इधर से कांटेक्ट छूटने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस कम लग रहे होंगे और इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो ओवरऑल नॉर्मल फोर्स सेंटर के राइट साइड दिखा दिया हमने। ठीक है, बोलो। यस सर। अब वो इस साइड कम लग रहा होगा, ये थोड़ा नहीं समझ में आया कि उस साइड मतलब देखो ऐसा होता है, एक्चुअली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना,
नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। आज का पहला वाला एग्जांपल लो यार, आज का पहला वाला एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल जो आज का, जिसमें दो स्ट्रिंग्स में टेंशन निकाली गई थी, T1 T2। यस सर। क्या दोनों की वैल्यू सेम आई है? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, अब आप लॉजिक सुनो। किसी बॉडी की वेट को सपोर्ट करने के दो ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। आपको एक वेट मेजरमेंट के दो ही तरीके हैं, या तो आप इसको वेइंग मशीन के ऊपर रखो या स्प्रिंग बैलेंस से लटका दो इसको। मतलब किसी भी चीज का वेट बैलेंस करने के रियल लाइफ में तरीके क्या है? एक भारी चीज का वेट आप कैसे बैलेंस कर सकते हो? या तो उसको जमीन पर रख दो या उसको छत से आप लटका दो। कोई तीसरा तरीका मुझे बताओ जिससे आप किसी हैवी बॉडी की वेट को बैलेंस करते हो, बता दो। मकान बनते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो मकान की छत के नीचे पिलर्स लगाए जाते हैं। सर हाइपोथेटिकली मैग्नेट से बैलेंस कर सकते हैं। नहीं, वो देखो, न्यूटन, मैं फिर बोल चुका यस हूँ, सर। न्यूटन लॉ के टाइम पर मैग्नेट नहीं थे बच्चे। न्यूटन लॉ 1600 सेंचुरी की बात हो रही है। उस टाइम पर जो भी चीजें थी वो नॉर्मल, mg, बस ये सब की बात करो। मैग्नेट वाली थ्योरी अलग है। आप इमेजिन करो, आज से 400 साल पहले की बात हो रही है, तो उस टाइम मैग्नेट था ही नहीं, तो लोगों के दिमाग में मैग्नेट आया ही नहीं कभी, है ना बच्चा? यस सर। यस सर। भाई आज बुलेट ट्रेन चला रहे हो ना आप, बुलेट ट्रेन में आज वो पटरी से थोड़ा सा ऊपर चलती है। 400 साल पहले तो नहीं था ये सब। खैर, मैं बोला कि एक वेट को बैलेंस करने के दो तरीके हैं, या तो उसको आप कहीं से सपोर्ट दो, मतलब नॉर्मल लगाओ, या कहीं से हैंग करो, यानी कि टेंशन प्रोड्यूस करो। क्या ये जरूरी है कि अगर एक बॉडी की वेट को मैंने सस्पेंशन मेथड लगाया, मतलब रस्सी से बांधा है, तो क्या इक्वल टेंशन आएगी? ये जरूरी है? पहले एग्जांपल को देख के बताओ। नहीं आएगा ना पहला एग्जांपल? नो सर। ठीक है। अब मैं एक आपको बड़ा अजीब सा एग्जांपल दूंगा, वो बहुत ही वियर्ड एग्जांपल है, बट ठीक है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको 4 लोग उठा के ले जाते हैं, यस सर। ठीक, अपने अपने कंधे पर रखते हैं उसको, मतलब एक, राइट? यस यस। सर। क्या सबके ऊपर इक्वल लोड आएगा? नो और सर। दूसरा एग्जांपल देखो। मैं अपने हाथ की दो फिंगर्स पर मैं अपने हाथ की दो फिंगर्स पर इस मार्कर को रखता हूं, तो क्या मार्कर की वजह से मेरे दोनों फिंगर पर सेम प्रेशर आएगा? आप खुद करके देख लो। मार्कर को थोड़ा सा एक फिंगर पे ज्यादा रखो, मतलब उसकी लेंथ एक फिंगर पे ज्यादा रखे, और अब नहीं आएगा। मार्कर नहीं, आप कोई किताब उताब ले लो, हैवी सी ले लो, तो आप इसको बेटर फील कर पाओगे कि अगर इसको आपने सिमेट्रिकली नहीं रखा होगा तो एक फिंगर पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और एक फिंगर पे कम आएगा। ठीक है बच्चा, बोलो। यस सर। और क्या प्रेशर नॉर्मल फोर्स बाय एरिया नहीं होता? प्रेशर की डेफिनेशन क्लास 9th 10th से याद करिए। यस सर। प्रेशर, यस सर। यस सर। तो अगर किसी चीज को हमने सपोर्ट किया है और इसका प्रेशर अलग अलग पड़ रहा है, तो ये हो सकता है ना कि कहीं ज्यादा नॉर्मल लगे, कहीं कम नॉर्मल लगे। यस सर। यस सर। अब जब मैं इस बॉक्स को अपने हाथ पे रखता हूं और फॉरवर्ड साइड को पुल करता हूं, तो ये रोटेट करने की वजह से ये बॉक्स जिधर फोर्स लग रहा है उसके नीचे सरफेस पर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा यस और सर। पीछे कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक्चुअली नॉर्मल फोर्स क्या है? एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, पूरे सरफेस पे लगता है ये, लेकिन उधर इधर नॉर्मल की इंटेंसिटी कम होगी, इधर नॉर्मल की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ आई आपको? यस सर, क्योंकि सर सही ना, क्योंकि फोर्स एक्ट कर रही है इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अब आपने सही पॉइंट पकड़ लिया। देखो, अगर इस बॉक्स को आप बिल्कुल
बिना किसी फोर्स के ग्राउंड पे रख दो, बिना फोर्स के, विदाउट फोर्स इसको ग्राउंड पे रखिए। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इधर नॉर्मल ज्यादा लगेगा या इधर नॉर्मल ज्यादा लगेगा? और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, रखा हुआ है चुपचाप, ये रखा हुआ है, स्टेशनरी है, हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे इसके ऊपर, हम लोग यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा रहे साइड। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कहोगे सर सारी तरफ सेम होगा। हाँ, कि इसका जो लोड होगा, mg क्या है, लोड है इसका, आपके घर में टेबल होगा ना, यस सर। उसमें नीचे कितनी लेग लगी होती है? अच्छा आपके पास कितनी लेग है तो छोड़ो, टेबल तो छोड़ो, हम जमीन पे खड़े हो गए, अपनी बात करते हैं यार, हम लोग जमीन पे खड़े हो गए, भगवान ने 2 पैर दिए, यस सर। क्या दोनों पे आपका लोड इक्वल आता है या अनइक्वल आता है? अगर आप सिर्फ खड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, स्टैंडिंग बिल्कुल इक्वल इक्वल आता है। तो आपकी बॉडी का हाफ लोड लेफ्ट वाली लेग पे आएगा, हाफ लोड राइट वाली लेग पे आ जाएगा। यस सर। यस सर। लेकिन जब आप वॉक करते हो तो सर जो उसका स्टेप रखते हैं उसमें ज्यादा आता है। वॉक करने में दोनों पैर तो एक साथ जमीन पे कभी नहीं आते, यस सर। तो आपका पूरा लोड कौन सा पैर बियर कर रहा होगा? जो ग्राउंड पे जिसको रखोगे। स्टेप करेंगे। ऐसे ही सोचो ना, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स हो सकता है कि इक्वली डिवाइड हो जाए दोनों लेग के बीच में, या हो सकता है कि पूरा पूरा नॉर्मल एक लेग पर आ जाए। तो अगर ये बॉडी स्टेशनरी है तब तो आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके सेंटर से पास हो जाएगा, लेकिन अगर आपने फोर्स लगा के इसको पुल करने की कोशिश की तो अगर आप ज्यादा पुल कर दोगे तो ये रोटेट भी कर सकता है। नहीं कर सकता, ये घूम नहीं सकता ऐसे रोटेट करने के। ये तो आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर ये क्लॉकवाइज घूमे तो ये सारे पॉइंट देखिए, मान लो नीचे सरफेस नहीं है, इमेजिन करो नीचे सरफेस नहीं है, मैं इस बॉक्स को अगर क्लॉकवाइज घुमाऊं, ध्यान से देखना, अगर इसको सेंटर के अबाउट घुमाऊं तो ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, आप जरा इमेजिन करना, और ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, मतलब राइट और लेफ्ट वाले। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊं, क्या एक तरफ का पॉइंट डाउनवर्ड मोशन में नहीं जा रहा है पहले के कंपेयर में? यस सर। यस सर। मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अब देखो, मैं इसको अगर सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो कुछ टाइम बाद एक पॉइंट यहां पर मिलेगा आपको और एक पॉइंट यहां मिलेगा, मतलब इधर इधर वाले पॉइंट्स नीचे जाने की टेंडेंसी कर रहे हैं और इधर वाले पॉइंट्स ऊपर जाना चाहते हैं। तो आपके फोर्स लगाने की वजह से सेंटर के अबाउट एक टॉर्क बन रहा, मतलब ये बॉडी क्लॉकवाइज घूमना चाहती है और उस चाहत की वजह से, क्लॉकवाइज घूमने की जो चाहत है उसकी वजह से इधर के जो पॉइंट्स हैं ये ग्राउंड को नीचे पुश कर रहे हैं। जब ये ग्राउंड को नीचे और हार्ड हार्ड तरीके से पुश करेंगे तो ग्राउंड उतना ही ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन इनके ऊपर लगाएगा। यस सर। और इधर वाले पॉइंट्स ऊपर जाना चाहते हैं तो इनका प्रेशर ग्राउंड पे कम हो जाएगा। Yes, इधर नॉर्मल थोड़ा सा वीक रहेगा, इधर नॉर्मल स्ट्रांग हो जाएगा, तो ओवरऑल नॉर्मल राइट साइड शिफ्ट कर गया। अभी क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा यार। यस सर। ये सर अब समझ गए। ये फिजिक्स के लेवल पर है, वो मैथमेटिक्स के लेवल पे था। खैर फाइनली हमको ये करना है, फाइनली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता हूं ताकि ये बॉडी टिल्ट ना करे। ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये चीज रखी है तो आप इसको पुल करो, मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हो ताकि ये टिल्ट ना कर जाए, ऐसे पलट ना जाए कहीं। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। नहीं नहीं नहीं, ध्यान सुनो, मेरा क्वेश्चन क्या है, हम इसको खींचना चाहते हैं लेकिन हम जब इसको पुल कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि ये ऐसे टिल्ट कर जाए, इसे टिल्टिंग को रोकना चाहते हैं। टू अवॉइड टिल्टिंग, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम फोर्स? मैक्सिमम फोर्स टू प्रिवेंट टिल्टिंग ऑफ द बॉडी, इसको टॉपलिंग भी कहते हो आप।
कि बॉडी टॉपल ना करे। सर शायद mg के बराबर। नहीं बच्चा सुनो तो लॉजिक सुनो, पकड़ो तो लॉजिक सुनो, मैं फिर बोल रहा हूँ लॉजिक सुनिएगा। टिल्ट ना करे। अच्छा फिर से एक बार देखो, टिल्ट कर भी गया तो क्या ये पूरा जमीन से ऊपर उठ जाएगा ऐसे? टिल्ट करने के बाद भी कौन सा पॉइंट इसके ग्राउंड पर टच कर रहा होगा? अगर मान लो ये टिल्ट कर भी गया तो एक पॉइंट तो जमीन पर रहेगा इसका। यस सर। यस कौन सा? जिधर फोर्स लगाया उसके नीचे वाला पॉइंट या दूसरे साइड वाला पॉइंट? सर, दूसरी साइड वाला। दूसरे साइड वाला। तो हम लिमिटिंग केस सॉल्व करने जा रहे हैं। लिमिटिंग केस ऑफ टिल्ट को सॉल्व करो। लिमिटिंग केस ऑफ टिल्ट। तो ये बताओ, अगर मैं इसका ए नाम दूं इधर बी नाम दूं, तो कौन सा पॉइंट जमीन पे रहेगा और कौन सा पॉइंट उठ चुका होगा, ऊपर उठ चुका होगा? ए और बी में से रहेगा। ए वाला ग्राउंड पे रहेगा और बी वाला उठेगा। यस सर। तब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहां दिखाओगे? अगर ये बॉडी टिल्ट कर गई, अगर ये बॉडी टिल्ट हो गई तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ए वाला पॉइंट नीचे रहेगा, बाकी सब ऊपर हो जाएंगे। अब नॉर्मल किस पॉइंट से दिखाओगे आप? कहां पर दिखाओगे? क्या वो सिर्फ पॉइंट ए से नहीं दिखाएंगे नॉर्मल? ये पॉइंट पे अपवर्ड एक्ट करता हुआ। तो अगर ये बॉडी टिल्ट कर जाएगी तो नॉर्मल पॉइंट ए से पास होगा। अब इसको वाइस वर्सा बोलूं कि जब ये नॉर्मल ए से पास हो चुका होगा तब टिल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी। मतलब लिमिटिंग केस टिल्ट होने वाली है, पलटने वाली है बॉडी, रोटेट करने वाली है या नहीं, बट बस अब थोड़ा सा फोर्स बढ़ाएंगे तो टिल्ट हो जाएगी। उस समय नॉर्मल कहां पे दिखाओगे? एट दैट टाइम ए पे। जब ये बॉडी टिल्ट होने की कंडीशन में आ चुकी है बिल्कुल, तो पॉइंट ए जो राइट मोस्ट पॉइंट, यहां नॉर्मल दिखाओ। सेंटर पर दिखाओ mg, सेंटर से ही राइट साइड पर आप दिखाओगे कैपिटल F और लेफ्ट साइड पर दिखाओगे फ्रिक्शन। ये फोर्सेस होंगे। यही इसका सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। कोई भी बॉडी पर जब टिल्टिंग होने वाली होगी, रोटेट करने वाली होगी वो, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके बिल्कुल एक्सट्रीम साइड पर दिखाना पड़ेगा आपको। बाकी तुमको ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा एक्सट्रीम, इधर वाले एक्सट्रीम पर दिखाएंगे या इधर वाले एक्सट्रीम पर दिखाएंगे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा आपको कि अगर हम फॉरवर्ड पुल करेंगे तो किधर वाली बॉडी ग्राउंड से उठने के चांसेस है। आई बात समझ में? ये यस सर। यस सर। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे सिर्फ फिर से यही काम करना है मुझे, फिर इन दोनों को करना है। अभी बॉडी टिल्ट हुई नहीं है, फिर ये दोनों काम करने हैं। तो बैलेंस कर दे फोर्सेस को यार। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्मॉल f कैपिटल F को बैलेंस कर देगा, एक इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, दूसरी इक्वेशन। और तीसरी जो कि सबसे खतरनाक इक्वेशन है कि टोटल टॉर्क इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस होना चाहिए। तो कैपिटल F और mg क्योंकि वो दोनों सेंटर ऑफ मास से जा रहे हैं, तो इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा, इससे कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क नॉर्मल से मिलेगा और फ्रिक्शन से मिलेगा। सो फ्रिक्शन इनटू सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस। अगर ये बॉडी h हाइट की है तो सेंटर ऑफ मास से फ्रिक्शन का डिस्टेंस h/2 और नॉर्मल का टॉर्क n इंटू नॉर्मल के डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस b/2 और इनको बराबर करेंगे और फ्रिक्शन की जगह पर कैपिटल F रखेंगे, नॉर्मल की जगह पर mg। फ्रिक्शन कैपिटल F, नॉर्मल mg।
तो यहाँ पर कैपिटल F H/2 mg B/2 and so answer will be F equal to mg into B divided by capital H. ये वो मैक्सिमम फोर्स है जिसको अगर आपने एक्सीड किया, अगर इसको एक्सीड किया मैंने, तो ये पलट जाएगी बॉडी, मतलब इधर वाली साइड जमीन से ऊपर आ जाएगी और ये वाला पॉइंट ग्राउंड पे रह जाएगा। ये इस टाइप की ना है बच्चे। सर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट आई है ना, मतलब एग्जैक्ट तो हो नहीं सकती ये वाली वैल्यू। ये मतलब रेंज है, लिमिट है। लिमिट का मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा होने पर टॉपल करेगी। ये सर क्योंकि तब एग्जैक्टली ए पे तो नॉर्मल नहीं लगेगा इसके लिमिटिंग कंडीशन पर। ऑब्वियसली नहीं लगेगा, ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन तो लगता ही है, बट न्यूमेरिकली मतलब आप कह लीजिए कि न्यूमेरिकली हम इसको लिमिट कह देंगे। थोड़ा सा आंसर डेविएट करेगा इधर उधर, बट वो मतलब 12th स्टैंडर्ड में या 11th के स्टैंडर्ड में वो मैटर नहीं करता हम लोग के लिए, वो इंजीनियरिंग सेक्टर में मैटर करता है। न्यूमेरिकली 11th क्लास में हम इसी को अपना आंसर बोलते हैं। यस सर। सो ये कंडीशन हुई, आप कहोगे कि इस फोर्स, इतनी वैल्यू से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। मतलब कि टू प्रिवेंट टिल्ट, जिसको टॉपलिंग भी बोल सकते हो, हमारा आंसर है कि F शुड बी लेस देन और इक्वल टू mg इंटू बी अपॉन h। लेकिन न्यूटन लॉ में एक और बात कही थी, टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि मैं इस पर फोर्स लगाऊं और ये टॉपल ना करे, बल्कि मेरे फोर्स लगाने के बाद आगे बढ़ जाए, ये स्लाइड कर जाए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि फोर्स लगाएं तो ये पलट, ऐसे टिल्ट ना हो लेकिन आगे खिसक जाए। यस सर। तो उसको रोकने के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, आगे ना जाइए। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू से F less than mu SN. तो कैपिटल F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल व्हिच इज mg। ये दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी तो ना तो ये फिसलेगा और ना ये पलटेगा, स्टैटिक रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। Yes sir. ठीक है, यस हम सर। इसको समराइज कर ले, वाइन एक बार समराइज कर दे जल्दी से। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं टॉपलिंग वाले। क्या करना होगा आपको, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे टू प्रिवेंट टॉपलिंग, वर्किंग क्या होनी चाहिए मेरी, थोड़ा सा फोर्सेस से ना एक आइडिया लगा लो। फोर्सेस को देख करके एक आइडिया ये जनरेट कर दो कि अगर ये पलटेगी तो कैसे। और ज्यादातर केसेस में जिस साइड पर फोर्स लगाओगे ना, जिस साइड फोर्स लगाओगे उसके दूसरे वाले साइड से वो उठेगा। मतलब अगर आप राइट साइड फोर्स लगा रहे हो तो लेफ्ट वाला पॉइंट ग्राउंड से ऊपर आ जाएगा। तो जिधर फोर्स लगाएंगे उसके जस्ट नीचे जो कॉर्नर पॉइंट हो, उसके जस्ट नीचे का कॉर्नर, वहीं से नॉर्मल दिखा दीजिए और फिर फोर्सेस को बैलेंस कर देना है, टॉर्क्स बैलेंस कर देनी है, आंसर आ जाएगा आपका। फोर्स बैलेंसिंग, टॉर्क बैलेंसिंग। इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, नॉर्मल को कॉर्नर से दिखाना है। और कौन से कॉर्नर से, जिधर फोर्स लगाई है उस कॉर्नर से। आई बात समझ में? यस सर। सर बहुत ही फास्ट, सिर्फ इस बात को क्लोज करने के लिए ताकि टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो। एक इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रेस्ट पे है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी रेस्ट पे।
हमें ये थीटा ही पूछा जा रहा है टू प्रिवेंट टॉपलिंग। क्वेश्चन यही है कि थीटा बताओ कितना होगा। ये बी है और ये एच है। जो मैंने स्टेटमेंट बोला अगर वो सुन लिया होगा तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, नहीं तो सब्जेक्टिव फंस जाओगे। अगर सुन लिया होगा तो ये ऑब्जेक्टिव है, एल्स सब्जेक्टिव। सब स्टार्ट करते हैं। mg sin थीटा डाउन द प्लेन, mg cos थीटा राइट साइड इस तरफ, फ्रिक्शन ऊपर। देखिए कौन सा फोर्स इसको टिल्ट करेगा? सर mg sin थीटा करेगा। और वो इस वाले सरफेस पे ना, इधर वाली साइड पे। यस सर। तो mg sin थीटा जिस साइड पे है उसी कॉर्नर से नॉर्मल दिखाओ, इसी कॉर्नर से नॉर्मल दिखा दो। यहां से नॉर्मल दिखा दीजिए। बोलो सही है ये चीज? यस यस सर। अब अगला काम क्विकली फास्ट क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करेंगे। सो फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास h/2, नॉर्मल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास b/2 बैलेंस mg cos थीटा हो जाएगा उससे। और फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू, बिकॉज अगर ये बॉडी स्टैटिक है तो दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। mg कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू मिल गई b डिवाइडेड बाय h। बस ये वो एंगल हो गया जिस एंगल से आगे बढ़ने पर टिल्ट हो जाएगी बॉडी, अपने आप टिल्ट हो जाएगी। मतलब ये चीज है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखूं और इसको टिल्ट करता जाऊं, इस सरफेस को मैं एंगल बढ़ाता जाऊं, तो एक सर्टेन टिल्टिंग के बाद आपको देखोगे ये बॉडी पलट जाएगी। देखा आपको? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बॉक्स रखिए और इसको टिल्ट करिए तो एक सर्टेन एंगल तक तो ये हिलेगा भी नहीं, मतलब स्टेशनरी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन बढ़ेगा आप नोटिस कर सकते हो कि ये पलटने वाला है। यस सर। यस सर। यही वो एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय h। मतलब कि टू प्रिवेंट टिल्टिंग यानी कि टॉपलिंग, क्या कहूं, थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई h, क्योंकि ये मैक्सिमम एंगल है, इससे कम एंगल तक ठीक रहेगा, ज्यादा होने पे होगा। और एक न्यूटन लॉ में आपसे कहा गया था टू प्रिवेंट स्लाइडिंग। देखो एक काम और हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इसको रखो और टिल्ट करो तो ये पलटेगा नहीं, फिसल जाएगा। आपको करके दिखाते हैं। टिल्ट करेंगे तो ये फिसल गया, दिखा आपको? यस सर। ये पलटेगा नहीं, फिसलेगा। और अगर इसको ऐसे खड़ा करके रखो तो एंगल बढ़ाने पर ये फिसलेगा नहीं, पलटेगा। हमें दोनों चीजें रोकनी है। तो स्लाइडिंग रोकने के लिए थीटा शुड बी लेस देन tan इनवर्स म्यू एस। ये एंगल ऑफ रिपोज वाला टॉपिक है। यस सर, याद है। तो ये दोनों एंगल से छोटा, मतलब अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ 40 डिग्री आ रहा है, तो अल्टीमेटली मुझे 40 से कम करना पड़ेगा आंसर, क्योंकि मुझे ये भी सेटिस्फाई करना है, ये भी सेटिस्फाई करना है। मैथ्स में दो इनइक्वालिटीज को एक साथ सेटिस्फाई करने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, इंटरसेक्शन। बस ये तरीका होगा। तो टॉपलिंग तक ही रख रहा हूं मैं, टॉपलिंग के आगे के भी कंसेप्ट्स हैं, बट अब वो कल मॉर्निंग वाली क्लासेस में देखेंगे। बट टॉपलिंग का जो ऑब्जेक्टिव तरीका बोला है वो ध्यान रखना, जिस साइड फोर्स होगी उधर वाले कॉर्नर से नॉर्मल दिखा करके और सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दीजिए
फोर्सेस भी बैलेंस करोगे क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही, एंड देन आपका आंसर आ जाएगा। सर इस चैप्टर में भी कितने और लेक्चर्स लगेंगे? प्रैक्टिस करना न्यूमेरिक